फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं ज़ियाउल अंसारी अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन कवर करने वाले हैं, पदार्थों का पृथक्करण। ये कक्षा 6 पाठ 3 पदार्थों का पृथक्करण। स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी विनती है, आप ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्लस कर लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बगैर देरी किए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पृथक्करण किसे कहते हैं। तो पृथक्करण किसे कहते हैं, इसका आंसर देखेंगे। कई प्रकार के पदार्थ के मिश्रण में से प्रत्येक पदार्थ को अलग करना पृथक्करण कहलाता है। यानी जब कई प्रकार के पदार्थ आपस में एक में मिले हुए होते हैं, उनको अलग अलग करने की प्रक्रिया जो होती है वो पृथक्करण कहलाती है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, मिश्रण कितने प्रकार का होता है। तो देखिए मिश्रण कितने प्रकार का होता है। तो मिश्रण 2 प्रकार का होता है। पहला है समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। अब बात यहाँ आती है, सबसे पहले जान लेते हैं कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। तो देखेंगे ऐसे मिश्रण जिनमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग अलग देखा नहीं जा सकता, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। यानी ऐसे मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले हों या अवयव मिले हों और उनको अलग अलग स्थिति में नहीं देखा जा सकता, तो ये क्या होते हैं, इस तरीके के जो पदार्थ होते हैं वो समांगी मिश्रण कहलाते हैं, या इस तरीके के जो मिश्रण होते हैं वो समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे शरबत चीनी व जल से मिलकर बनता है तो यह एक समांगी मिश्रण है। क्या आप जो है शरबत में चीनी व जल को अलग अलग करके देख सकते हैं? तो आपको दिखेगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा देखेंगे, विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। तो देखिए ऐसे मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को सामान्यतः अलग अलग देखा जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। कितने आसानी से हम लोग इसको समझ रहे हैं। देखिए यानी अब इस तरीके का मिश्रण हो जो अलग अलग तरीके के हों और अलग अलग दिखाई देते हों, तो ये क्या कहलाते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। इस प्रकार के मिश्रण में सभी घटक समान रूप से वितरित नहीं होते। कहने का मतलब जो है, इसमें जितने भी घटक होते हैं वो एक दूसरे में मिलते नहीं हैं, बल्कि इनका जो है हम लोग पृथक्करण करके आसानी से निकाल लेते हैं। ये जो विषमांगी मिश्रण होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मिश्रण के सामान्य गुण। मिश्रण के सामान्य गुण क्या होते हैं। तो देखिए मिश्रण के सामान्य गुण निम्न प्रकार से हैं। तो पहला देखिए, मिश्रण में घटक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। दूसरा हमारा है, घटकों के अपने गुण विद्यमान रहते हैं, प्रत्येक घटक को पृथक किया जा सकता है। तो ये हमारे हो गए मिश्रण के सामान्य गुण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है। यानी पदार्थ को जो है पृथक्करण यानी अलग अलग करने की आवश्यकता क्यों होती है। सबसे पहले स्पष्ट तो ये जान लो, पृथक्करण का मतलब या पृथक करने की जो विधि होती है ये अलग अलग करने की विधि होती है। कोई भी वस्तु को जो है अलग अलग करना या किसी भी पदार्थ को जो है, अगर 2 किस्म के पदार्थ हैं उनको अलग करने की प्रक्रिया ही पृथक्करण की प्रक्रिया कहलाती है। इसके बाद हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्यों होती है। तो इसको देखेंगे अभी। इसमें पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। अनावश्यक अवयवों को पृथक करने में, लाभदायक अवयवों को प्राप्त करने में, शुद्ध पदार्थ को प्राप्त करने में, मिश्रण के घटकों का अनुपात ज्ञात करने में। कहने का मतलब यह है, पृथक्करण करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो इसलिए पड़ती है कि जो उसमें से लाभदायक अवयव होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है, शुद्ध पदार्थ को इसी प्रकार अलग कर लिया जाता है। यानी जो भी मिश्रण के घटक जो होते हैं उनके अनुपात को अलग कर लिया जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठोस पदार्थों को ठोस से पृथक करने की कौन सी विधियाँ हैं। तो बताइए ठोस पदार्थों को ठोस से पृथक करने की कौन सी विधि हो सकती है। तो हमारा उत्तर है, देखिए इसमें कई तरीके का बताया गया है। फटकना और ओसाना, थ्रेसिंग, बीनना, चालना, ऊर्ध्वपातन। यानी इन तरीक़ों से जो है ठोस को ठोस से पृथक किया जा सकता है। आपने अपने घर में अपनी माँ को गेहूँ बनाते हुए या किसी अन्य
खेती बाड़ी के सामान को ओसाते हुए देखा होगा। यानी गेहूं भी तो एक ठोस पदार्थ है। इनमें से जो बारीक कण पड़ जाते हैं या जो भी अराजक तत्व तो इसमें जो रहते हैं उनको अलग करना जो है ये ठोस से ठोस को पृथक करने की विधि कहलाती है। इतने माध्यम से हम लोग जो है पृथक कर सकते हैं। पहला फटकना और ओसाना, दूसरा थ्रेसिंग करना, और तीसरा चलाना, और चौथा और पांचवा हमारा क्या है? चौथा है चलाना और पांचवा हमारा है ऊर्ध्वपातन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से कैसे पृथक किन किन विधियों से करते हैं। यानी अघुलनशील ठोस को पदार्थों को कैसे पृथक करेंगे, तो हम देखेंगे इसका उत्तर तलछटीकरण और निथारना और दूसरा छानना। दो विधियां हैं जो अघुलनशील ठोस पदार्थ को द्रव से पृथक करने की जो विधि हमारी है, ये दो विधि है, तलछटीकरण और निथारना और छानना, जो भी आप जो है देख पा रहे होंगे। इसके बाद हमारा जो है दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, तो देख लेते हैं ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। एक मिनट। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रवित हुए सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और ठंडा करने पर सीधे ठोस पदार्थ में बदल जाते हैं, ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं, या उनको जो है ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रवित हुए वो सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और ठंडा करने पर सीधे वाष्प से वो ठोस में बदल जाते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया जो होती है वो ऊर्ध्वपातन की होती है। इसी प्रकार जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ऐसे 3 पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती है। अब यहाँ जो है आप लोगों को और अच्छे तरीके से स्पष्ट हो जाएगा कि ये ऊर्ध्वपातन के कौन कौन से पदार्थ हैं जो ऊर्ध्वपातन होते हैं, जिनमें ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है। तो आप देखेंगे उत्तर कपूर, आयोडीन और नैप्थलीन। कपूर को जब आप गर्म करोगे तो ये जो है द्रव अवस्था में नहीं होती है, बल्कि जो है ये सीधे सीधे वाष्प में बदल जाती है। इसी तरीके से आयोडीन भी है, इसी तरीके से नैप्थलीन भी है। इसके बाद हमारा आता है अपकेंद्रण को एक उदाहरण देकर समझाइए। अब देखिए अपकेंद्रण क्या है, इसको जो है एक उदाहरण देकर के समझाना है। तो चलिए देख लेते हैं। जब दूध में किसी बड़े बर्तन में लेकर मथनी द्वारा तीव्र गति से घुमाया जाता है, जिससे चिकनाई के हल्के कण भारी कणों से पृथक हो जाते हैं, इस प्रक्रम को अपकेंद्रण कहते हैं। अपकेंद्रण विधि कहाँ लगती है, तो आपने जो है दूध से जो है दही बनाने की प्रक्रिया और उसमें से मक्खन निकालने की जो प्रक्रिया होती है, ये कौन सी प्रक्रिया होती है, तो अपकेंद्रण की प्रक्रिया होती है। तो इसमें आप देखेंगे दूध के भारी कण तली की ओर जाते हैं, जबकि हल्के कण मक्खन बर्तन से ऊपर आ जाते हैं। तो इसमें जो भी मक्खन होता है आप देखे होंगे कि वो ऊपर की सतह पर आ जाता है, जिसको आसानी से पृथक करके बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे हम जो है घी प्राप्त करते हैं और मक्खन प्राप्त करते हैं। बाकी दूध जो है तल में चला जाता है, यानी नीचे की तरफ चला जाता है। तो आप लोग आशा करता हूँ आसानी से ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। इसके बाद देखेंगे हम घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की कौन सी विधि है। तो ये कौन सी विधि होती है, ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि जो कहलाती है, इसको वाष्पन कहते हैं। वाष्पन कहते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है आसवन किसे कहते हैं। तो उत्तर देखिए, किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। यानी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि से जो द्रव हम प्राप्त करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आसवन की प्रक्रिया कहते हैं। इसके बाद देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मिश्रण किसे कहते हैं। तो भैया देख लीजिए, मिश्रण तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग समझ जाएंगे आसानी से। मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। यानी मिश्रण ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में, थोड़ा सा या ज़्यादा, चाहे जितने भी अनुपात में मिले होते हैं, तो ये ऐसे 2 पदार्थों का जो विलयन होता है वो मिश्रण कहलाता है।
इसके बाद हमारा देखेंगे दूसरा क्वेश्चन आ गया, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। तो देखिए, वे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार का पदार्थ पाया जाता है एवं इनके कण समान होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जिनमें केवल एक ही प्रकार का पदार्थ पाया जाता है और इनके कण जो होते हैं वो समान होते हैं, तो ये जो है शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे चांदी, लोहा, तांबा, नमक एवं शक्कर आदि। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, शुद्ध पदार्थ के गुण लिखिए। अब तक हमने देखा था कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि शुद्ध पदार्थ के गुण लिखिए। तो उत्तर देखिए, शुद्ध पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, इनका संगठन निश्चित होता है, शुद्ध पदार्थ की अपनी विशेषताएं होती हैं, शुद्ध पदार्थ में उनके अवयव दिखाई नहीं देते, अतः यह समांग होता है। इसके बाद हमारा आता है, तत्व किसे कहते हैं। तो भैया तत्व किसे कहते हैं ये भी देख लेते हैं, तत्व किसे कहते हैं। एक मिनट, तत्व किसे कहते हैं, वह पदार्थ पदार्थ का वह मूल रूप जिसमें किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों को विभाजित नहीं किया जा सकता, वह तत्व कहलाता है। क्या समझे, फिर से एक बार देखते हैं। पदार्थ का वह मूल रूप जिसमें किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों को विभाजित नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाता है। तत्व के अणुओं में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ऑक्सीजन आदि। इसके बाद हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, यौगिक किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तब बनने वाले पदार्थ को यौगिक कहते हैं। यानी जब जो है दो या दो से अधिक पदार्थों को जो है आपस में मिलाया जाता है तो इनसे जो यौगिक तैयार होता है इनके संयोग से बनने वाले जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। यानी जब दो तरीके के या इससे अधिक तरीके के पदार्थ को जो है जब उसमें आपस में मिलाया जाता है तो इसी मिलाने की जो विधि जो होती है वो यौगिक कहलाती है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, वाष्पीकरण की क्रिया क्या होती है। तो उत्तर देखेंगे, किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन होना वाष्पन कहलाता है। यानी जब द्रव को जो है वाष्प में बदल दिया जाता है तो ये जो क्रिया होती है वो वाष्पीकरण की क्रिया कहलाती है। जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे पानी गर्म करने पर जब उसमें से भाप निकलता है तो ये जो क्रिया होती है ये वाष्पीकरण की क्रिया होती है। इसके बाद हमारा देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, संघनन किसे कहते हैं। भाप के द्रव में परिवर्तन होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, रंगों में पाए जाने वाले विभिन्न अवयवों को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग जो है इसको देखिए, उत्तर देखिए, क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी विधि से जो है रंगों में पाए जाने वाले विभिन्न अवयवों को यानी अलग किया जाता है या पृथक किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलछटीकरण और निथारना की प्रक्रिया को एक उदाहरण देकर समझाइए। तलछटीकरण और निथारना की प्रक्रिया को एक उदाहरण देकर समझाइए। तो चलिए उत्तर देखते हैं, बालू और पानी के मिश्रण से बालू को अलग करना तलछटीकरण और पानी को पृथक करने को निथारना कहलाता है। यानी बालू और पानी के मिश्रण से बालू को अलग करना ये तलछटीकरण कहलाता है और पानी को पृथक करना यानी निथारना, उसको छान करके साफ करना, ये क्या कहलाता है, निथारना कहलाता है। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतृप्त विलयन को एक उदाहरण देकर समझाइए। तो आइए देख लेते हैं क्या है संतृप्त
विलयन। तो इसको देखेंगे, एक बीकर में आधे भाग में अधिक पानी भरते हैं और इसमें फिटकरी तब तक घोलते हैं जब तक कि पानी में फिटकरी घुलना बंद ना हो जाए। तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कह रहा है कि एक जो है बीकर ले लीजिए, बीकर का मतलब होता है कोई एक पात्र लीजिए और उसमें उसके आधे भाग में जल भरिए और इसमें फिटकरी को तब तक घोलते रहिए जब तक कि पानी में फिटकरी घुलना बंद ना हो जाए। तो ये जो विलयन तैयार होगा ये संतृप्त विलयन तैयार होगा, इसको जो है संतृप्त विलयन कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं से भूसा पृथक करने की विधि का प्रयोग करते हैं। गेहूं से भूसा पृथक करने में किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो पिछली क्लास में आप लोग जो है थ्रेसिंग के माध्यम से देखा था, तो आप ये जान गए थे कि दाने को भूसे से कैसे अलग किया जाता है। तो यहाँ देखिए ये पूछा गया है कि गेहूं से भूसा को पृथक करने की विधि कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो आप देखेंगे उत्तर, गेहूं से भूसा पृथक करने में फटकना या ओसाना विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव में घुलनशील ठोस पदार्थों को किन विधियों द्वारा पृथक करते हैं? तो द्रव में अघुलनशील ठोस पदार्थों को तलछटीकरण एवं निथारना एवं अपकेंद्रण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को लाइक करिए। और अगर कोई भी चीज़ आप लोगों को ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। हम अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो उससे भी अच्छा बेहतर तरीके से अपनी कमी को सुधार करके और बेहतर से बेहतर आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।